Hello, friends. Welcome to all of you on this Unacademy platform, which is India's largest e-learning platform. और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमको और आपको एक मौका दिया हुआ है कि दूर बैठ करके भी हम पढ़ रहे हैं और बहुत सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। और टॉप एजुकेटर्स ना सिर्फ मेरी क्लासेस बल्कि यहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनकी क्लासेस आप करते हैं। लाइव क्लासेस भी होती हैं, वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होते हैं। अनअकैडमी के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट इंडिया एंड साउथ इंडिया इन एंशिएंट इंडिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम चोल डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, चोल शासन के बारे में बात करेंगे। चोल जो व्यवस्था थी, चोल साम्राज्य की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने, चूंकि जब पढ़ा था तो ये चीज हमने देखा था कि जो दक्षिणापथ है, डकन है, साउथ इंडिया में जो अपर साउथ रीजन है उसको डकन कहते हैं या दक्षिणापथ कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी, कृष्णा तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ है। वहां पे मुख्य रूप से चालुक्यों का शासन था, राष्ट्रकूट थे, देवगिरी, बाद में फिर देवगिरी के यादव आते हैं, होयसल आते हैं, गंग ऑफ मैसूर, बट ये दो वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फार साउथ या जिसको हम कहते हैं कि डीप साउथ कहते हैं, वहां पे पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट राज्य डायनेस्टीज थी और इनमें भी सबसे ज्यादा जो है वो चोल और पल्लव थे। पल्लवों को हमने पढ़ लिया है, पल्लवों के बारे में जितनी जानकारी थी, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, और साथ में जो उन लोगों ने, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें, महाबलीपुरम के मंदिर हैं, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में सारी चीज़ों की चर्चा की। आज हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है चोल डायनेस्टी। और ये पल्लवों ने 6th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी एडी तक यहाँ पर शासन किया। चोलों के बारे में हमको पता है कि हम जब संगम एज हम लोग पढ़ रहे थे, संगम एरा, तो वहाँ पर 1st सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक का जो एक समय था, उसमें चोल शासन या चोल डायनेस्टी उस समय एग्जिस्ट कर रही थी। लेकिन उसके बाद 300-400 साल तक इनका इतिहास क्या रहा, we have no any idea about the chronology of Chol emperors of Sangam age and Chol emperors of 7th 8th century। लेकिन उसके बाद फिर जब इनकी क्रोनोलॉजी शुरू होती है तो हम देखेंगे आगे चल करके कि पूरा का पूरा जो डीप साउथ एरिया ही नहीं बल्कि ओवरऑल सदर्न इंडिया है, उस पर एक समय पूरे सदर्न इंडिया पर चोलों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। और न सिर्फ सदर्न इंडिया पर बल्कि श्रीलंका और उसके बाद भी जो छोटे छोटे बार आइलैंड्स थे एडजेसेंट टू इंडियन टेरिटरी, वहां पर भी इन्होंने अपना अधिकार जमाया, वहां पर भी जीत हासिल करी और वे एक बहुत ही बेहतरीन नेवी, नौसेना का इन्होंने गठन किया। वो सारी चर्चा आज हम लोग करेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है। और इस अनअकैडमी का जो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आई होप कि आप लोगों ने इसको फॉलो किया होगा। जिन लोगों ने इसको फॉलो ना किया हो तो एक बार इसको फॉलो कर ले, क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं उनकी अपडेट्स जो होती हैं वो मैं जनरली यहीं पर उनको यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो आपको ये सारी जानकारी हमारी क्लासेस के बारे में और किस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, कौन सी क्लास हो रही है, टॉपिक क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसमें अनअकैडमी, जैसा कि शुरू में ही हमने कहा कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है कि आप तमाम एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पर अटेंड करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर विदाउट सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर एंट्री नहीं पा सकते हैं। तो इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का जो पूरा बेनिफिट अगर आपको लेना है तो आप एज सून एज इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप इसके सारे प्लेटफॉर्म्स तक आपकी एक्सेस हो जाएगी।
अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगी, जहां आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं टॉप एजुकेटर्स की, इन सारे लोगों की क्लासेस जिन्होंने अपने तरीके से बहुत सारे इनके जो टॉपिक्स हैं उसको इन्होंने बना रखा है, तैयार कर रखा है कि वो कितना आपके लिए वो आसान हो सके वो टॉपिक। तो उनको सबको पढ़ने का स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें बनाई गई हैं, पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया गया है। और बहुत सारे एजुकेटर्स को आप जानते ही होंगे, इनकी क्लासेस भी आपने देखी होंगी। तो और जितने टॉपिक्स हैं, कई सारे आपके पास ऑप्शन रहते हैं आफ्टर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन कि आप कौन सी क्लास करें, कौन सी क्लास ना करें। बहुत से एजुकेटर्स की क्लासेस हो सकता है कि आपको न सूट कर रही हो, आपको नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन एक ही टॉपिक से कई एजुकेटर जब पढ़ा रहे होंगे तो डेफिनेटली कुछ उसमें होंगे जो आपको पसंद आएंगे ही आएंगे। हालांकि ये जितने भी एजुकेटर्स हैं, ये सारे अपने फील्ड के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, खुद भी इस प्रोसेस से गुजरे हुए लोग हैं। तो किसी की भी क्लास में प्रॉब्लम नहीं होती है, पर इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कई बार होता है कि आपको किसी की क्लास नहीं समझ में आई, किसी की समझ में आ रही है। तो you have so many options for each and every topic of general studies and also for optional courses uh, for मेंस एग्जामिनेशन। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको लगातार कराई जाती है। जब मेंस में प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेते हैं तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हाउ टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई 150 वर्ड में लिखना है, 100 वर्ड में लिखना है, 50 वर्ड्स में कैसे लिखना है, कैसे उनको अरेंज करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक होती है। प्रीलिम्स जब आप क्लियर करते हैं तो आप जानते सारी चीजें रहते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन उसका कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपको कई सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के, एसे राइटिंग प्रैक्टिस के, और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। जब आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो मॉक इंटरव्यू भी आपका होता है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्लस कोर्स है और आइकॉनिक कोर्स है, प्लस कोर्स में ये लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों में मिलेंगी। बट आइकॉनिक में जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है वो है पर्सनल कोचिंग का। इसमें एजुकेटर से आप पर्सनली जुड़े रहते हैं, आप उससे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जामिनेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके से, तो वो आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। साथ ही जब आप मेंस देने जाते हैं, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको अपने आंसर्स दिखा करके फीडबैक रेगुलर बेसिस पे लेना, ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, जो कि कई बार ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाता। और नहीं हो पाता है कई बार, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी को एक पर्सनल गाइडेंस दे पाना किसी भी फैकल्टी के लिए, एजुकेटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बट यू हैव द बेनिफिट टू गेट पर्सनल कोचिंग विद द एजुकेटर हियर। और कई आपके ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ये लॉन्ग ड्यूरेशन के कोर्सेज लें, एटलीस्ट 12 मंथ्स के या 24 मंथ्स के, क्योंकि इसमें फिर आपके पास एक टाइम रहता है कि सेल्फ स्टडी और जो क्लासेस हो रही हैं दोनों में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना करके आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी जिस सब्सक्रिप्शन आप लें, चाहे वो प्लस लें, चाहे आइकॉनिक लें, या फिर आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, SM123। इस रेफरल कोड से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो तो यही है कि आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो आप जल्दी करिए, क्योंकि अब एग्जामिनेशन आपको पता है कि बहुत अगर लेट होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर होता भी है तो जून जुलाई से ज़्यादा लेट नहीं होगा, और उसके लिए अब आपके पास टाइम कम है। अगर आपको इस बार अपीयर होना है तो आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और जो लोग नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया से है कि वो अभी से या तो 12 मंथ्स का या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लें, और अपनी पूरी प्रिपरेशन वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पूरा टाइम है उनके पास। ये चोल डायनेस्टी की जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसका जो संगम काल में भी
ज्योग्राफिकली एरिया यही था, थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस रहा होगा। और ये हम जब सदर्न इंडिया का मैप देखते हैं तो ये पूरा इलाका, और ये डीप साउथ है। इसके ऊपर का जो एरिया है वहां पर तो हमने देखा कि क्या है, दक्षिणापथ जिसको कहते हैं या फिर दक्कन कहते हैं, वहां पर दूसरे साम्राज्य उस वक्त थे और सातवाहनों ने वहां पे शासन किया। उसके बाद फिर सातवाहनों के बाद फिर शकों का शासन काफी दिन रहा, फिर गुप्ता यानी, और देन ये चालुक्यों का शासन यहाँ पर रहा। ये जो और राष्ट्रकूट रहे, जो डीप साउथ का एरिया है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चोल शासन है, फिर ये पांड्य पांड्य यहाँ पे रहे, और इधर जो केरल के पास का इलाका है उनको चेर कहा जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट राज्य थे, बड़े राज्य थे। हालांकि जब चोल अपने एक पीक पोजीशन में थे तो उनका पूरा का पूरा अधिकार उन्होंने लगभग मदुरई तक को, जो पांड्यों की कैपिटल हुआ करती थी, उसको भी उन्होंने जीत लिया था। और मदुरा को जीतने के बाद फिर उन्होंने ये जारी रखा था। और तो यानी जब जिस समय वो अपने एक सुप्रीम पोजीशन पे थे, सब पीक पोजीशन पर थे, तो उन्होंने काफी एरिया, आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग इस पूरे इलाके में थोड़े थोड़े क्षेत्र छोड़ करके वो बाकी पूरे के पूरे इस सदर्न एरिया में उनका शासन था। अभी हम लोग देखते हैं कि कितना बड़ा शासन उन्होंने किया था। और इस दौर के जो जो इस एरिया के मुख्य शासन थे वो चोल थे, पांड्य थे और चेर थे। इनका जिक्र सबसे पहले तो अशोक के 13th रॉक एडिक्ट में मिलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और ये है, उसमें वो कहता है कि चोल, शेर और पांड्य उसके सीमावर्ती राज्य थे, यानी उसके पहले तक अशोक के साम्राज्य की सीमा थी। कैपिटल जो चोलों की थी वो तंजौर थी, तंजाउर भी लिखते हैं या फिर उसको तंजौर भी लिखते हैं। ये इनकी चोलों की सीमा थी। चोल साम्राज्य के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलती है वो यानी सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री को जानने के, वो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। सबसे पहले तो इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि बहुत सारे मिले हुए हैं जहां पर चोल साम्राज्य की सीमा थी, जिन जगहों पर। और ये चोलों के जितने इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में, इन चारों भाषाओं में इनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो और इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट, जो इनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे, राजेंद्र फर्स्ट के समय के दो बहुत ही दान अभिलेख मिलते हैं जिसमें उन्होंने डोनेशंस दिए थे, अनुदान दिया था, ग्रांट दिया था। तो उसमें इनको एक है तिरुवालंगाडू एंड दूसरा है करंडई इंस्क्रिप्शंस। ये जो इनके दो अभिलेख हैं उसमें चोल शासकों के बारे में और कितना उन्होंने विस्तार किया था, क्या उन्होंने काम किए थे, इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चोलास का एक बहुत बड़े सोर्स है राजेंद्र फर्स्ट के ये दोनों इंस्क्रिप्शंस। तो तिरंग तिरुवल तिरुवलंगाडू एंड करंडई इंस्क्रिप्शंस, और ये इंस्क्रिप्शंस किसके हैं? राजेंद्र फर्स्ट के हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा राजाधिराज फर्स्ट का भी एक लेख मिलता है, मणिमंगलम, इसमें भी चोल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इंस्क्रिप्शंस के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं दे आर क्वाइंस, और चूंकि बहुत ही समृद्ध प्रांत रहा 9वीं 10वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो, और इतने ज्यादा इनके पास एक बहुत ही इक्विप्ड नेवी थी उस समय की, बहुत ही कह सकते हैं कि आप मॉडर्नाइज नेवी थी। उस नेवी के जरिए इन्होंने पूरे अपने आसपास के जो समुद्र के पास द्वीप थे छोटे मोटे, उन पे आक्रमण किया, वहां जीत हासिल की, और उन जगहों पर ब्राह्मणिज्म का भी प्रचार प्रसार किया, क्योंकि ये लोग उसी के फॉलोअर थे। तो
ऑब्वियस है कि ट्रेड और कॉमर्स भी रहा होगा उन देशों के साथ, उन इलाकों के साथ। बहुत सारे क्वाइंस इनके इन जगहों पर मिले हैं। इनके क्वाइंस जो हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब ट्रेड और कॉमर्स में या इकोनॉमी चोल डायनेस्टी की। क्वाइंस इनके जो थे वो सारे के सारे गोल्ड के क्वाइंस थे, चांदी के सिक्के थे यानी सिल्वर कॉइन्स थे और कॉपर कॉइन्स भी थे। तीनों तरह के सिक्के इनके साम्राज्य में मिलते हैं। एक दक्षिण भारत में एक जगह है, चोल शासन के अंतर्गत ही वो भी आती थी, उसका नाम है धवलेश्वरम। वहां चोल शासकों के समय के गोल्ड कॉइन्स का एक बहुत ही बड़ा कलेक्शन मिला है, यानी एक ढेर मिला है, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर गोल्ड कॉइन्स मिले हुए हैं। कहां से? धवलेश्वरम से। तो ये जगह आपसे पूछी जा सकती है कि चोल शासकों के जो गोल्डन कॉइन्स है उनका एक बड़ा कलेक्शन कहाँ से मिला हुआ है, बड़ा ढेर कहाँ से मिला है। तो दिस प्लेस इज धवलेश्वरम। और पता भी लगता है उससे कि ये वहाँ के व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र रहा होगा। सम कॉइन्स ऑफ राजाधिराज फर्स्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम श्रीलंका। श्रीलंका को जीता था उन्होंने, वहां पर इन्होंने अपना एक प्रांत स्थापित किया था नॉर्दर्न श्रीलंका में। तो निश्चित तौर पर वहां भी सिक्के मिलेंगे और सिक्के वहां राजाधिराज के मिले हुए। फॉरेन अकाउंट्स भी बताते हैं इनके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, चाइनीज ट्रेवलर था जो 12th सेंचुरी एडी में यहाँ आया था, उसका नाम था चाउ जुकुआ। वो चोलों के साम्राज्य में आया था। कई सारे आप फाइयान, वेनसांग सबको तो जानते हैं और वी ली, इन सारे लोगों को, लेकिन चाउ जुकुआ को भी जाने रहिए। चाउ जुकुआ ने चोल डायनेस्टी की यात्रा की थी, चोल साम्राज्य में वो आया हुआ था 13th सेंचुरी में, और उसने यहाँ की समृद्धि का बहुत बड़ा वर्णन किया। इसके अलावा जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक किताब है, कौन उसका राइटर है उसको लेकर के एक सर्टेनिटी नहीं है, तो उसमें भी चोल साम्राज्य का जिक्र है। और टॉलेमी ने भी अपने जो उनका जो अकाउंट है उसमें इनका जिक्र किया हुआ है चोल शासकों का। तो ये इनके मेन सोर्सेज हैं चोल हिस्ट्री को जानने के। इनमें आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप याद रखिएगा, आ सकती हैं और आती हैं एग्जाम में। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें जब हम चोल साम्राज्य की, तो ये हमने देखा है कि आफ्टर संगम एज यानी 100 से लेकर करके 150 एडी तक, या इसको हम 250 एडी तक भी समझ सकते हैं, उसके बाद इनका कुछ भी पता नहीं चलता है कि चोल शासक फिर कहाँ गए, जो चोल साम्राज्य था वो कहाँ गया। लेकिन 800 वो लगभग 500-600 साल के बाद में विजयालय नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने 846 में यहाँ पर एक, पल्लवों के ये सामंत होते थे, पल्लव शासकों के, और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। जब पल्लव शासक धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो विजयालय ने यहाँ पर अपने को पल्लवों से स्वतंत्र कर दिया। ही कैप्चर्ड तंजौर फ्रॉम पांड्स। पांड्यों के ही अधिकार में तंजौर था, जो कि इनकी राजधानी थी चोलों की, और इसको जीत लिया विजयालय ने और इसको अपनी राजधानी बनाया, चोल साम्राज्य की कैपिटल बनाया। कुछ और विस्तार किया। उसके बाद विजयालय के बाद आदित्य फर्स्ट उनके बेटे होते हैं, और उन्होंने, सॉरी ये 871 है तक इनका शासन रहा, एडी तक। आदित्य फर्स्ट का शासन 871 से लेकर के और 907 एडी तक रहा। तो इन्होंने भी अपनी टेरिटरी को और बढ़ाने का काम किया, और ज्यादातर इन्होंने एरिया जो है वो पल्लवों से ही जीता। तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पल्लवों का के जो रिमेन्स थे उन्हीं पर चोल साम्राज्य की नींव पड़ रही है दोबारा से, जब इनका ये रिवाइव कर रहे हैं। क्योंकि उसके पहले तो चोल साम्राज्य तब भी बहुत ही समृद्ध राज्य था, बट बाद में बीच में बिल्कुल गैप हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता है तो लोग। लेकिन इस बीच में यहाँ पर तंजौर और ये पूरा का एरिया जो हम चोलों का देखते हैं, उस पर अधिकार किसका था? पल्लवों का। तो पल्लवों से जीत करके विजयालय और आदित्य फर्स्ट ने एक राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया और अपनी कैपिटल बनाया इन्होंने तंजौर को। जो एक
इस सेकेंड फेज में जो सबसे प्रभावी और बड़ा शासक होता है, ही वॉज परांतक फर्स्ट। इस परांतक फर्स्ट ने चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया और उसको काफी बड़ा बनाया और काफी मजबूत बनाया, इस स्थिति में पहुंचा दिया कि वो आसपास के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे बड़ा राज्य वो बन गया। वॉज द फर्स्ट इंपीरियल चोल। इंपीरियल का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला, क्योंकि ये लोग तो अभी क्या है, पल्लवों से ही संघर्ष कर रहे हैं और उनकी जो जमीनें हैं, उनका क्षेत्र है, उसी पर अधिकार कर रहे हैं। लेकिन परांतक फर्स्ट ने उसको पल्लवों के दायरे से बाहर निकाला और बाहरी राज्यों को जीतना शुरू किया। पांड्य शासक कमजोर तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने श्रीलंका के शासकों की मदद ली। बट परांतक फर्स्ट ने इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराया और पूरे के पूरे पांड्य राज्य पर अधिकार कर लिया। इस जीत के बाद उसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की है। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ मदुरै कोंड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विच चोल किंग अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ मदुरै कोंड। तो मदुरै कोंड की उपाधि धारण की किसने? परांतक फर्स्ट ने। और ये हम जानते हैं कि कोंड की उपाधि धारण करने की परंपरा पहले भी थी। पल्लव शासकों ने भी धारण की थी, चालुक्य शासकों ने भी धारण की थी। जिस राज्य को ये हराते थे उसकी उपलक्ष्य में इन्होंने कोंड की उपाधि धारण की। तो आप देखेंगे कि ये जितने कोंड उपाधि धारण करने वाले लोग हैं, इनके नामों की भी एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। कांची कोंड और उसके पहले हम लोग और कोंडों की का चर्चा कर चुके हैं, तो मदुरै कोंड भी उसी श्रेणी में एक आ रहा। मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। मदुरा को यानी पांड्य शासकों को हराने के बाद वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी पल्लव शासकों ने, और बाद में फिर जो चालुक्य शासकों ने फिर कांची कोंड की उपाधि, चूंकि कांची उस समय उन्हीं के अधिकार में हुआ करती थी। तो परांतक फर्स्ट ने उपाधि धारण की है किसकी? मदुरै कोंड। इन सारे जगहों को, सारे राज्यों को तो ये जीतता चला गया, लेकिन राष्ट्रकूट उस समय जो महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में राज्य कर रहे थे, दे वेर वेरी इफेक्टिव एंड ग्रेट रूलर्स। उस समय वहां पे कृष्ण थर्ड का शासन था। कृष्ण थर्ड ने इनको हरा दिया, परांतक फर्स्ट को। और जिस लड़ाई में हराया उसका नाम था बैटल ऑफ तक्कोलम। तक्कोलम के युद्ध में इसको हराया, ये इंपॉर्टेंट है, आप जाने रहिएगा। यानी परांतक फर्स्ट, who was one of the greatest king of Chola dynasty, was defeated by राष्ट्रकूट किंग कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड ने उसको बैटल ऑफ तक्कोलम में हरा दिया। और उसके बाद परांतक फर्स्ट के बाद करीब 30-35 साल तक ये बहुत ही खराब स्थिति में फिर आ गए। यानी जो विजयालय और आदित्य फर्स्ट ने शुरुआत की थी और परांतक फर्स्ट ने उसको इतना आगे बढ़ा दिया था कि पांड्यों को और श्रीलंका की सेना को हरा दिया था। नॉर्थ श्रीलंका तक ये पहुंच गए थे, उनको हरा दिया राष्ट्रकूट ने। उसको हराने के बाद फिर इन लोगों का शासन, काफी चोलों का, ये प्रभावहीन हो गए। काफी दिन तक ये पड़े रहे उसमें। इस हार से वो उबर नहीं पाए। फिर करीब 30 साल के बाद यहाँ पर एक और शासक होता है, राजराज फर्स्ट, वाज सन ऑफ परांतक सेकंड, और इस परांतक सेकंड का नाम था सुंदर चोल। इस बीच में एक दो और शासक आए, लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। बट राजराज फर्स्ट जब 985 में इन्होंने एक शासन संभाला, तो इन्होंने फिर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और उस समय राष्ट्रकूट भी वीक हो गए थे, पांड्यों को इन्होंने अपने अधिकार में कर ही लिया था। यहां से फिर इनकी कहानी दूसरे डायरेक्शन में शुरू होती है, जो चोलों को पूरे दक्षिण भारत का महानतम और सबसे बड़े राज्य में कन्वर्ट कर देती है, तब्दील कर देती है। राजराज फर्स्ट ने कई सारे अपने जितने उनके कॉन्टेम्परेरी शासक थे, लगभग सबको हराया। और आप देखेंगे तो ये चीज, इसके सुंदर चोल का बेटा था ये,
और राजराज फर्स्ट ने अरिमोली वर्मन की उपाधि धारण की थी, या अरिमोली वर्मन शायद इनका पहले नाम था, और जब ये राजा बनते हैं तो राजराज फर्स्ट की उपाधि के साथ राजा बनते हैं। पांड्यों को फिर, पांड्य चूंकि अब कमजोर हो गए थे तो पांड्यों ने फिर से उबरने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्होंने पांड्यों को हराया, चेर शासकों को हराया, और राजराज फर्स्ट के ही समय से, जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये लगभग पूरे के पूरे सदर्न इंडिया पर चोलों का एक समय में राज्य हो गया था। तो यहीं से अब चोलों की जो हिस्ट्री है वो पूरे तमिल एरिया की, यानी पूरे लगभग आप समझ लीजिए कि जो दक्षिण भारत का ये इलाका है, कर्नाटक से लेकर के और आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु वहाँ और केरल तक का, ये पूरा का पूरा, यानी जो डीप साउथ का एरिया है वो पूरा इन्हीं का इतिहास हो जाता है। फिर और लोग चेर और पांड्य उस समय बिल्कुल दब जाते हैं। राजराज फर्स्ट ने जिस चेर शासक को हराया था, चेर किंग को, उसका नाम था रवि वर्मा, त्रिवेंद्रम में हराया था, और इनको हराने के बाद उसने कंडलूर शालैकल मरुत नाम की उपाधि धारण की थी। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा, वो अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ कंडलूर शालैकर मरुत। तो रवि वर्मा को हराने के बाद जो चेर शासक थे, उनको हराने के बाद राजराज फर्स्ट ने कंडलूर शालैकर मरुत की उपाधि धारण की थी। जिस पांड्य शासक को हराया था, अमर भुजंग नाम था उनका। उसके बाद इन्होंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका को हरा दिया, और उसकी जो कैपिटल थी अनुराधापुरम, उसको, उस कैपिटल को बदल करके इन्होंने पोलो नुरुव नाम से एक अपनी राजधानी बनाई। और जिस श्रीलंकन के शासक को, किंग को हराया था, उनका नाम था महेंद्र फिफ्थ, महेंद्र पंचम। ये पूरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो नॉर्दर्न श्रीलंका में राजराज फर्स्ट वहां पर अटैक करता है, वहां हराता है, और महेंद्र फर्स्ट फिफ्थ को, जो वहां के शासक थे, उनकी कैपिटल अनुराधापुरम थी, और इस अनुराधापुरम को बदल करके वो पोलो नुरु नाम की अपनी एक नई राजधानी बनाते हैं, और वहां उस नई राजधानी में यानी वहां पर अपना एक स्टेट बनाते हैं, अपना एक प्रोविंस बनाते हैं। उस प्रोविंस की कैपिटल हो जाती है पोलो नुरु। याद रखे रहिएगा इस जगह को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और बहुत एक इक्विप्ड और बड़ी नेवल फोर्स इन्होंने बनाई थी चोलों की, और उसी के वजह से ये संभव हुआ होगा कि इन्होंने श्रीलंका को जीता। उसके बाद मालदीव और कई छोटे छोटे आइलैंड्स को इन्होंने जीता। तो और यहाँ पे स्टैब्लिश किया, एक स्टेट या प्रोविंस बनाया, कहाँ पे, नॉर्दर्न श्रीलंका में। मालदीव को भी जीता, कुछ मैसूर में, गंग शासकों का राज्य था मैसूर में, इन्होंने वहां जीता, यानी एक बड़ा साम्राज्य पूरा ये अपना फैला दिया। डिफीटेड चालुक्याज ऑफ कल्याणी, सत्याश्रय उस समय कल्याणी के चालुक्य शासक थे, और वेंगी के चालुक्य से उन्होंने फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए। किसने? राजराज फर्स्ट ने। ये राजराज की कुछ उपलब्धियां थी, जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स उनकी थी। इसके अलावा भी उनकी कई सारी उपलब्धियां थी, यानी ही डेवलप्ड द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ द चोलास, और एक जो अभी तक बहुत टेम्परेरी किस्म की आर्मी होती थी, लेकिन इसने एक परमानेंट आर्मी का गठन किया, स्थायी सेना का गठन किया। किसने? राजराज फर्स्ट ने। स्थायी सेना का मतलब था कि वो सेना, फिर वो सैनिक हमेशा फिर युद्ध ही के लिए होते थे, जैसे आज की सेनाएं होती हैं, इस टाइप में, इस पैटर्न पर उसने सेना का गठन। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये जितना राजराज फर्स्ट जितना बढ़िया राजा था, जितना वीर था, जितना इसने साम्राज्य का विस्तार किया, उतना ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर भी था। अपने राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चूंकि इतना विकसित भी कर दिया था, इतना बड़ा बना दिया था, उसको रीऑर्गेनाइज करने का भी इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां पे इंप्लीमेंट की। जैसे लैंड सर्वे कराया पूरी जमीन का, और एक तरीके से वहां पर एक नए तरीके से टैक्सेशन सिस्टम लागू किया, जिसको जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, और चोला एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा दिलचस्प है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने आप में बड़ा यूनिक है।
इतनी सारी नई-नई चीज़ें उस समय इन्होंने लागू की थी चोल शासकों ने, कि जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ये कर रहे थे। चोला एडमिनिस्ट्रेशन पर तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी की तब। तो लैंड सर्वे कराने का काम किया था राजराज फर्स्ट ने। ही अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ और इंस्क्रिप्शंस पर जो लेख लिखवाने की प्रथा है, जैसा जो अशोक ने पहले से ही नॉर्थ इंडिया में शुरू कर दिया था, उस तरह की प्रथाओं को इन्होंने राजराज फर्स्ट ने शुरू किया। ही बिगैन द प्रैक्टिस ऑफ एसोसिएटिंग युवराज और क्राउन प्रिंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन। अब कई राज्यों को जीत लिया था, कई छोटे-छोटे राज्यों को, तो वहां पर इन्होंने अपने प्रांत बना दिए थे, अपने प्रोविंसेस बना दिए थे। इन प्रोविंसेस में वो राज मींस जो राज परिवार के लोग होते थे, उन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी देने की परंपरा शुरू की राजराज फर्स्ट ने। यानी युवराज बनाना, युवराज का मतलब है कि अपने बेटे को या अपने और बेटों को एक दूसरे जगहों पे प्रांतों में भेज देना, वहां का हेड बना करके, जो कि परंपरा पहले भी थी, अब मौर्यंस पीरियड में थी, उसके अलावा गुप्तों के समय में थी। तो यहाँ दक्षिण भारत में इस चीज को शुरू किया इन लोगों ने, अपने चोल डायनेस्टी में। राज राजेश्वर टेम्पल है या तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, और उसका निर्माण करवाया था राजराज फर्स्ट ने। राजराज फर्स्ट के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट शासक होते हैं राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल, ये कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट चोल किंग, चोल रूलर, सबसे महान चोल शासक इन्हीं को कहा जाता है। और करीब 30 साल तक इन्होंने शासन किया, और न केवल जीता बल्कि राजराज ने, यानी जिस परंपरा को एक तरीके से शुरू किया था, उसको और आगे बढ़ाने का काम किया राजेंद्र फर्स्ट ने। He completed the conquest of श्रीलंका 1017 में। उन्होंने, चूंकि श्रीलंका को अभी तो राजराज फर्स्ट ने केवल उसके नॉर्दर्न पार्ट को जीता हुआ था, नॉर्दर्न पार्ट को जीत के अनुराधापुरम की बजाय उन्होंने पोलो नुरू को अपनी कैपिटल बना दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पूरे श्रीलंका को जीत लिया, कैप्चर कर लिया, और उसको अपना जो है वो एक, यानी जो वो उनका प्रोविंस था उसको और बड़ा कर दिया, और उसकी कैपिटल वही रखी जो पहले पोलो नुरू में बनाई थी राजराज फर्स्ट ने। करंडई इंस्क्रिप्शंस जो है राजेंद्र चोल का, उसी में श्रीलंका पर जो जीत हासिल की थी उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां पर मिलता है करंडई इंस्क्रिप्शंस में। पांड्य और चेर, इनको भी हराया, और पूरी तरीके से हराने के बाद इनके जो प्रोविंसेस थे, इनके जो वो था एम्पायर था, उसको उसने अपने प्रोविंस में बदल दिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसको अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना। राजेंद्र चोल था वो पहला चोल शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सीमा को पार करके गंगा नदी के तट पर जो बसे हुए थे शासक, गंगा नदी के तट पर, ये उस समय बंगाल गंगा नदी के तट पर ही था, वहां के जो पाल शासक थे, महिपाल उस समय शासन कर रहे थे, उनको बुरी तरीके से हराया। यानी नॉर्थ की ओर अभियान करने वाला जो पहला शासक था, अभी तक ये लोग सदर्न में ही, राजराज फर्स्ट का अभियान किधर था, श्रीलंका की ओर था, कुछ आइलैंड्स की ओर था, यानी दक्षिण भारत में ही, अपने दक्षिण के इलाके में ही सीमित था। सॉरी, राजेंद्र चोल ने उसको आगे बढ़ाते हुए गंगा घाटी तक पहुंचने की कोशिश की, और गंगा नदी के तट पर जो बंगाल का पाल वंश था, पाल शासक थे, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, धर्मपाल, महिपाल, उन लोगों के साथ, यानी पाल वो भी थे जो त्रिकोणात्मक संघर्ष में, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में उन्होंने हिस्सा लिया था, और बहुत बड़े राज्य थे, उन्होंने भी अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया था, और बहुत ही पावरफुल शासक थे। लेकिन इन्होंने, राजेंद्र चोल ने वहां आगे बढ़ करके और पाल शासक महिपाल को बुरी तरीके से हराया, और
बड़ा दिलचस्प विवरण मिलता है ये जो करंडय अभिलेख है और जो इसका एक दूसरा आपका तिरुवालंगाडु इंस्क्रिप्शंस है। इन दोनों इंस्क्रिप्शंस में गंगा नदी के तट पर जो बंगाल को हराया पाल शासकों को, उसका भी बहुत ही दिलचस्प विवरण मिलता है। उसको कहा जाता है कि वहां पर हमला सिर्फ इसलिए किया सॉरी राजेंद्र चोल ने कि उसको वहां से गंगा जल लाना था। गंगा जल लाने के लिए उसने पाल शासकों पर हमला किया ताकि वो गंगा जल, चूंकि पहले अगर लेने भी गए होंगे तो हो सकता है उन्होंने उस पर विरोध किया हो, लाने से मना किया हो, जस्ट लाइक अश्वमेध यज्ञ कि वो अपनी सीमा को आगे बढ़ करके कर रहे हैं, जो भी वजह रही हो। लेकिन ये कहा जाता है कि गंगा जल लाना भी उसका एक उद्देश्य था। और इन लोगों को जब उसने हराया, पाल शासक को हराया, महिपाल को, तो इसके साम्राज्य के और खुद महिपाल, इन लोगों ने बड़े बड़े ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है, मे भी उसमें कुछ सच्चाई भी हो, कुछ अतिशयोक्ति भी हो, अतिशयोक्ति होने की संभावना ज्यादा है, कि उन लोगों ने सिर पर घड़े में लाद लाद करके गंगा जल वो चोल साम्राज्य की राजधानी में पहुंचा। ये इन अभिलेखों में, चोल शासकों के अभिलेखों में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन पाल शासकों के अभिलेखों में इसका जिक्र नहीं मिलता है इस तरह का। इसके युद्ध का जिक्र तो मिलता है कि इसमें पाल शासकों ने को हारना पड़ा था इनसे, राजेंद्र चोल से लेकिन ये जो अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण है वो यहाँ पर नहीं मिलता। और इस जीत को, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत थी, और चोल साम्राज्य ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के किसी शासक ने इतनी इंपॉर्टेंट जीत नहीं हासिल की थी कि वो पाटलिपुत्र तक या बंगाल तक पहुंच गया हो, तो इस जीत से उत्साहित होकर के राजेंद्र चोल ने एक उपाधि धारण की, एक टाइटल धारण की, गंगई कोंड, गंगा के तट के राजाओं को जीतने वाला, गंगई कोंड। तो आप कोंड उपाधि एक यहां भी देख रहे हैं, गंगई कोंड। और उनकी त्रिचनापल्ली के पास उसने एक शहर की स्थापना की जिसका नाम था गंगई कोंड चोलपुरम। याद रखे रहिएगा ये दोनों नाम। और गंगई कोंड की जो उपाधि है वो राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र चोल की है। लेकिन राजेंद्र चोल के शासन के अंतिम समय में, लगभग ये 1044 तक इन्होंने शासन किया। अंतिम समय में श्रीलंका, पांड्य और केरल यानी चेर पांड्य, और श्रीलंका को सिंघल द्वीप कहा जाता था, बहुत पहले से ही उसका नाम सिंघल द्वीप है, श्रीलंका भी नाम था। वहां के शासकों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, लेकिन बहुत कह लीजिए कि क्रुएलिटी के साथ और बहुत ही निर्ममता के साथ इस विद्रोह को राजेंद्र चोल ने अपने जो सैनिक थे, बड़े सेनापति थे, उनको भेज करके वहां उस विद्रोह का उसने दमन किया। और उसके बाद लंबे समय तक फिर ये लोग विद्रोह नहीं कर पाए, क्योंकि विद्रोह का दमन भी किया और उनको बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको मारा। कहा यह जाता है कि उस समय जो श्रीलंका का शासक था, सिंघल शासक जो था, उसका सिर काट करके उसके राज्य में घुमा। इस तरह की बातें करंडई अभिलेख में मिलती है। यानी जो रिवोल्ट करने की उन लोगों ने कोशिश की तो उसको बुरी तरीके से दमन कर दिया राजेंद्र चोल ने। राजेंद्र चोल के बाद फिर राजाधिराज फर्स्ट बनते हैं, और राजाधिराज फर्स्ट के समय में जो पहले हम लोगों ने देखा कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच में जो एक स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम तक चला, वही अब चालुक्यों का स्ट्रगल जो है, चूंकि पल्लव अब खत्म हो गए थे, पल्लव की जगह अब चोल आ गए हैं, तो पल्लवों और चोल और चालुक्य के बीच में लंबा स्ट्रगल वो चलता है। तो बैटल, कई लड़ाइयां हुई जिसमें वहां तो खैर कभी पल्लव जीते और कभी चालुक्य, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर समय में चालुक्यों की हार हुई, और चोल क्योंकि अपने बिल्कुल पीक पर थे, इन लोगों ने कई चालुक्य शासकों को हराया और अल्टीमेटली फिर चालुक्य राजवंश खत्म हो जाता। तो किल्ड इन द बैटल। हाँ, तो राजाधिराज फर्स्ट के समय में जो सोमेश्वर फर्स्ट उस समय चालुक्य शासक थे, और कल्याणी के ये पश्चिमी चालुक्य थे, इनके साथ लड़ाई होती है। और ये बैटल ऑफ कोप्पम,
याद रखे रहिएगा, बैटल ऑफ कोप्पम में ये लड़ाई होती है, कोप्पम की लड़ाई जिसको कहते हैं। राजाधिराज यहाँ पर अपने भाई राजेंद्र सेकंड के साथ लड़ने के लिए जाता है। राजेंद्र सेकंड और राजाधिराज ये दोनों मिल करके, मीन्स ये अपनी सेना को लीड कर रहे थे, वहां पर इन्होंने लड़ाई की और कोप्पम नाम का की जो जगह है उस कोप्पम नाम की जगह पर इन दोनों की सेनाओं के बीच में लड़ाई होती है। राजाधिराज फर्स्ट की युद्ध भूमि के दौरान ही, युद्ध लड़ते समय ही मौत हो जाती है और उस समय चालुक्य शासक जो होते हैं वो सोमेश्वर फर्स्ट होते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, चूंकि तब तक राजेंद्र चोल के बाद जस्ट राजाधिराज फर्स्ट बने थे। आप समझ सकते हैं कि कितना इनके लिए एक ये सदमे की बात रही होगी कि राजाधिराज फर्स्ट की मौत हो जाती है। लेकिन ये शासक भी, राजाधिराज भी बहुत बड़े शासक थे, बड़े पावरफुल थे और राजेंद्र सेकंड भी बहुत पावरफुल, चूंकि भाई ही था। तो इसने वहीं पर कोप्पम की लड़ाई में ही, युद्ध भूमि के दौरान ही अपना राज्याभिषेक किया और उस लड़ाई को कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने के बाद उसने इस लड़ाई को जीता भी और यहाँ पर लड़ाई जब जीता तो कोल्हापुर में उसने एक विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये चीज याद रख के रहिएगा कि चालुक्यों के साथ जीत के बाद, जीतने के उपलक्ष्य में इस शासक ने कोल्हापुर में विक्ट्री टावर का कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो ये हुआ राजेंद्र सेकंड। उसके बाद राजेंद्र सेकंड फिर, चूंकि वो वहीं पर उसने अपने को राजा घोषित कर दिया, राजा बना। बाद में चालुक्यों के साथ, सोमेश्वर फर्स्ट के ही साथ उसको एक और बैटल लड़ना पड़ा जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कुंडल संगमम। यानी दो बैटल लड़ा गया राजेंद्र सेकंड ने। एक तो राजाधिराज फर्स्ट के लीडरशिप में लड़ा जिसको बैटल ऑफ कोप्पम कहते हैं, और दूसरा लड़ा खुद जब वो किंग था, बैटल ऑफ कुंडल संगमम। और चालुक्य शासक सोमेश्वर फर्स्ट ही उस समय भी थे। उस लड़ाई में भी सोमेश्वर फर्स्ट की हार होती है, राजेंद्र सेकंड ही जीतता है। राजेंद्र सेकंड के बाद फिर वीर राजेंद्र बनते हैं शासक। वीर राजेंद्र ने भी चालुक्यों को हराया और तुंगभद्रा नदी के पास उसने विक्ट्री टावर का निर्माण किया। तो दो विक्ट्री टावर बन रहे हैं, एक कोल्हापुर में और दूसरा तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे जो टावर है उसको वीर राजेंद्र ने बनवाया और यहाँ पर जो विक्ट्री टावर है उस कोल्हापुर में उसको बनवाया था राजेंद्र सेकंड ने। और ये जो वीर राजेंद्र के समय में भी हारने वाला जो चालुक्य शासक था वो सोमेश्वर फर्स्ट ही था। आफ्टर कॉन्टिन्यूअस डिफीट सोमेश्वर फर्स्ट को इतनी ज्यादा आत्मग्लानि हुई कि उसने तुंगभद्रा नदी में कूद कर सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच चालुक्य किंग कमिटेड सुसाइड इन तुंगभद्रा रिवर तुंगभद्रा? तो उसमें आप इस नाम को याद रखे रहिएगा कि चालुक्य शासक जो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक थे सोमेश्वर फर्स्ट, उन्होंने तुंगभद्रा नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली, क्योंकि बार बार उन्हें चोल शासकों ने हराया। किन किन चोल शासकों ने? राजाधिराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड और वीर राजेंद्र। उसके बाद फिर ये चालुक्य शासन खत्म हो गया, वो भी मिला लिया गया किसमें? चोलों के कस्टडी में। अब यहां से फिर डिक्लाइन फॉल शुरू होता है, मतलब ये डिक्लाइनिंग फेज शुरू होता है चोलों का। और कुछ कुलोत्तुंग फर्स्ट एक किंग बनते हैं 1070 में, वीर राजेंद्र के बाद उनके बेटे। इनके समय में जो श्रीलंका था उस आज़ाद हो गया। इन्होंने कोशिश की उस पर लड़ाई करने की कि उसको फिर से अपने कब्जे में ले लिया जाए, लेकिन ये सफल नहीं हुए और उसने अपनी घोषणा कर दी। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि चोल साम्राज्य सिकुड़ता चला गया और बाद में फिर ये केवल तमिल और तेलुगु रीजन्स तक, यानी आंध्र और कुछ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह गया। बाद में इनको जो ये पांड्य शासक हैं उन लोगों ने फिर हरा दिया और उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। कुलोत्तुंग के बारे में, कुलोत्तुंग को जो उस समय के तमाम कंटेम्परेरी जो
टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं, जो लेख हैं, उनमें इसको एक नाम दिया गया है शुंगम तिवर्त। शुंगम तिवर्त का मतलब होता है टैक्सेस को खत्म करने वाला, कम करने वाला, हटाने वाला। हु एबॉलिशेस द टैक्सेस, जिसने तमाम तरह के करों को खत्म कर दिया। ये कहा जाता है, जब हम लोग अभी इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कुलोत्तुंग फर्स्ट ने जो बहुत टैक्सेस थे तमाम तरह के, उनको खत्म कर दिया, उनको कम कर दिया, जो उनकी प्रजा को लगता था कि उससे बहुत वो परेशान हो रही है। तो उसको एक नाम दिया गया शुंगम तिवर्त। याद रखे रहिएगा, शुंगम तविर्त कहते थे कुलोत्तुंग फर्स्ट को, चोल शासक को। और कुलोत्तुंग फर्स्ट ने चिदम्बरम में, चिदम्बरम जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। और बाद में बड़ा दिलचस्प है, ये चोल शासक, हम लोग अभी इनका जो रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, ये ज्यादातर तो मतलब ऑलमोस्ट सारे चोल शासक जो थे वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। उनमें कुछ जो थे वो शैव थे, कुछ वैष्णव थे। शैव हमने देखा कि राजराज फर्स्ट ने बृहदेश्वर मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मंदिर है। कुलोत्तुंग फर्स्ट जो थे ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और चिदम्बरम के जो मंदिर मिलते हैं वो कई सारे वैष्णव और शैव दोनों से मिलते हैं। लेकिन ये इतने बहुत ज्यादा कह लीजिए कि हार्डकोर नहीं थे, बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। यानी टॉलरेंट थे दूसरे धर्मों के लिए भी, दूसरे कल्ट्स के लिए भी। लेकिन इन्हीं में एक और शासक बनता है बाद में, जिसका नाम था कुलोत्तुंग थर्ड। कुलोत्तुंग थर्ड बहुत ही कट्टर टाइप का वैष्णव था। और उसने चिदम्बरम के एक मंदिर में गोविंद राज की मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को, गोविंद राज यानी जो भगवान कृष्ण की होगी, भगवान विष्णु की मूर्ति होगी, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु के ही वो माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। उनकी मूर्ति को वहां से हटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। तो इतने कट्टर टाइप के शैव और वैष्णव ये लोग हुए कि उन्होंने मतलब विष्णु भगवान की मूर्ति को ही उठा के फेंकवा दिया। तो गोविंद राज का नाम इस, सॉरी, कुलोत्तुंग थर्ड का नाम इस रेफरेंस में भी आ सकता है एग्जाम में कभी, उसको याद रखे रहिएगा। तो कुलोत्तुंग के बाद फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होता गया इनका। और बाद में राजेंद्र थर्ड जो है, ही वॉज द लास्ट एम्पायर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोल साम्राज्य के ये आखिरी शासक हुए, इनका नाम था राजेंद्र थर्ड। इनको बाद में फिर पांड्य शासक कुलशेखर ने हरा दिया और चोल साम्राज्य को अपने तंजौर को, जो पूरा चोल साम्राज्य था, उसको अपने उसमें शामिल कर लिया। तो ये इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री रही, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ख़ास तौर पे इन लोगों ने कहाँ पे किन उपाधियों को धारण किया है, किनको हराया है इन्होंने, कौन लोग इनके कंटेम्प्रेरी जो दूसरे शासक थे वो कौन थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है लिए, जिनको आपको पढ़ना है, जिनको आपको याद रखे रहना है। राजेंद्र चोल और राजराज फर्स्ट और भी जितने हैं, जिन इन शासकों के बारे में हमने आपको बताया, इवन कुलोत्तुंग थर्ड के बारे में, इसका नाम भी आप याद रखे रहिएगा, जो इतना कट्टर वैष्णव शैव था कि उसने गोविंद राज की मूर्ति को उठा करके फेंकवा दिया था। कहाँ? समुद्र में फेंकवा दिया था। तो कुलशेखर ने उसको हरा दिया। मीन्स जो राजेंद्र थर्ड है लास्ट इसके, सॉरी, नॉट कुलोत्तुंग थर्ड, ही वाज कुलोत्तुंग सेकेंड। कुलोत्तुंग सेकेंड ये थे, राजेंद्र थर्ड तो लास्ट एम्पायर थे चोल डायनेस्टी के, उनका नाम मुझे याद आ रहा। और चोल शासकों ने जितना इम्पोर्टेंट इनका ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उतनी ही इम्पोर्टेंट इनकी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल हिस्ट्री है वो भी है। एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्ट, कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन और लिटरेचर। इन पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पांड्य शासकों को पढ़ेंगे और चेर शासकों को। तो इनके बाद हमारा जो एंशियंट
इंडिया का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मेडिवल की ओर बढ़ेंगे। प्री मेडिवल में हम चूंकि हालांकि राजपूतों का इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब आ, ये मुस्लिम इन्वेजन्स होते हैं फिर उसकी हिस्ट्री यानी मेडिवल हिस्ट्री की हमारी तब शुरुआत हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें चोला एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर के बारे में। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों ने भी बहुत सा आर्किटेक्चर जो था चोल डायनेस्टी में, जिस तरीके से पल्लवों ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया और स्तूपों का भी निर्माण करवाया, तमाम चीज़ों का, खास तौर पे मंदिरों का, चोल साम्राज्य में भी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का निर्माण हुआ। इसके अलावा पूरे साउथ इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री भी हम लोग एक चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इस लिहाज से थोड़ी सी अलग है, नॉर्दर्न इंडिया की इकोनॉमी से थोड़ी सी अलग है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन था, अलग तरीके की इकोनॉमी थी, मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी वहाँ पर तो एग्रीकल्चर पशुपालन ही बहुत दिनों तक रहा। यहाँ थोड़ी चीज़ें उनसे अलग भी थी, कुछ ये जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह थे और बहुत सारी चीज़ें थी, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरे ये था कि इनका जो ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशनशिप था वो अ, इस जो दक्षिण पश्चिम के इलाके थे, दक्षिण भारत के जो तमाम आइलैंड्स थे, श्रीलंका है और दूसरे देश हैं, मलेशिया है, मालदीव है, उनसे इनके व्यापारिक रिश्ते थे। तो वो थोड़े से अलग किस्म थे, वहाँ के थे आसानी से, और समुद्री मार्ग से ज़्यादातर इनके ट्रेड और कॉमर्स हो रहे थे। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, साथ में पांड्य और चेर शासकों की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा अच्छा एक चीज़ आपको और हम बता देते हैं कि लाइव क्लासेस हो सकता है हम लोगों की 1-2 दिन। आज भी ये क्लास भी हमारी लाइव ही होने वाली थी, लेकिन लाइव नहीं हो पाई। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स शायद है जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो रही है। अदरवाइज़ तो मैं भी प्रेफ़र करता हूँ लाइव ही क्लास लेने के लिए। बट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं हम फिर से लाइव आएँगे, और तब तक आपको इन रिकॉर्डेड वीडियो से आपको काम चलाना पड़ेगा। हाँ, इस बीच में अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो जो हमने आपको पढ़ाया है, तो आप बेहिचक हमारे टेलीग्राम आईडी पर आप उस चीज़ को लिख करके भेज दीजिए। मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। टेलीग्राम आईडी से आप न जुड़े हों तो अब जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारे हमसे कम्युनिकेशन का, डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक वो माध्यम है, तरीका है। और या फिर जो कमेंट बॉक्स होता है मैं उसको पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो चला गया तो फिर मैं उसको देखूंगा नहीं। आप उस कमेंट बॉक्स में भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनको या तो मैं वहीं पर या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उन क्वेश्चंस के, उन क्वेरीज के बारे में आपको बता दूंगा। तो आप बिल्कुल इसको लाइव क्लास की ही तरह लीजिए, बिल्कुल उससे अलग नहीं है। और लाइव क्लास जो अनअकैडमी के ऐप पर है वो कंटिन्यू रहेंगी, बिल्कुल होती रहेंगी। 1-2 दिन की ही बात है, उसके बाद शायद ये भी जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ हो रही है, हमको बताया गया टेक्निकल टीम की ओर से, तो ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ भी लाइव। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों को, आप लोगों ने इस वीडियो को इस देखा, इस क्लास को आपने अटेंड किया। कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। अदरवाइज आप बहुत सारी जो क्लासेस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको जो फ्री क्लासेस हैं उनमें कोई अंतर है। जो फ्री क्लासेस होती हैं वो भी वो एजुकेटर्स प्लस कोर्सेज में भी पढ़ा रहे हैं, स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ पर कुछ अलग से आपको बेनिफिट मिलते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऐप पर भी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर ये क्लास आप ले ही रहे हैं हमारी, ये भी फ्री है। तो सब्सक्रिप्शन लेने से डेफिनेटली बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको एजुकेटर से पर्सनल कोचिंग भी मिलती है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में है। तो जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें, SM123। इसमें 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ फ़ायदे आपको मिलते हैं।
तो अनअकैडमी के इस जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर करें ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में हम। बहुत बहुत शुक्रिया।